माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉजेज ऑफ ट्यूमर। कितने लोग सवाल पूछे आखिर ट्यूमर होता क्यों है। सबसे पहले इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा ट्यूमर क्या है। ट्यूमर के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में कि जब हमारे बॉडी में बिना किसी काम का जरूरत नहीं है, वह जब सेल का ग्रोथ हो जाता है बॉडी में, वह सेल ग्रोथ होकर के एक मास लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को ट्यूमर बोलते हैं। यानी बिना काम का जब किसी ऑर्गन में अनयूजुअल पर्पसलेस जब सेल डिवीजन होती है, उस कंडीशन में वहाँ मास लाइक अपीयरेंस होता है, उसको ट्यूमर बोलते हैं। ये दो तरह का ट्यूमर होता है, एक बेनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। बेनाइन ट्यूमर जो होती है वह उसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो एक नॉर्मल सेल के जैसा होता है, लेकिन मैलिग्नेंट सेल जो होती है उसका स्ट्रक्चर अलग रहता है। इसमें भी बेनाइन ट्यूमर का जो कॉज है वह तो रियल में पता नहीं चलता है, लेकिन मैलिग्नेंट का कहीं ना कहीं तो कुछ कॉज भी है, कहीं फैक्टर भी है। तो हम बात करते हैं इसके पहले एक नॉर्मल बात पे कि जो ट्यूमर जो बनती है उसमें सेल डिवीजन का क्या रोल है। वहाँ पे देखिए, यह एक नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल सेल में जब इसमें क्रोमोसोम का लेंथ बढ़ता है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है, तब जाके क्या होता है, यहाँ पे प्रोफेज स्टार्ट होता है। प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज, फिर उसके बाद एनाफेज और उसका टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, दो इमैच्योर सेल बनता है जिसको डॉटर सेल बोलते हैं। फिर यहाँ पर क्या होती है, G0 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, तब जाकर फिर एक मैच्योर सेल बनता है। यानी कि दो फेज मिला करके तब क्या होता है कि एक कंप्लीट सेल बनता है। बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है कि पूरा दोनों फेज पूरा होता है। याद रखना होगा, बेनाइन ट्यूमर में जो डिवीजन फेज, मैचुरेशन फेज, दोनों फेज, ये इसको बोलते हैं डिवीजन फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। डिवीजन फेज G0, G1, S और G2, इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। यानी एक सेल डिवीजन जब पूरा कंप्लीट होती है, दोनों फेज मिला के होती है, मैचुरेशन फेज प्लस डिवीजन फेज प्लस मैचुरेशन फेज। तो बेनाइन ट्यूमर में दोनों पूरा होता है। मैलिग्नेंट में सिर्फ क्या होती है, ओनली डिवीजन फेज। इसलिए मैलिग्नेंट में क्या होता है ना, इमैच्योर सेल ही डिवाइड करते रहता है। अब यहाँ पे बात आता है कॉज पे। देखिए, एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता है, क्या लिखा रहता है, एग्जैक्ट कॉज अननोन, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक क्यों लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई तो कोई कॉज है। इडियोपैथिक का मतलब होता है, सबसे पहली बात है कि ये जो कॉज क्यों होता है कि यहाँ पर किसी कारण से डीएनए को एक्टिवेट किया होगा। मेन कॉज क्या होता है, मेन कॉज है कि डीएनए को एक्टिवेट किया है किसी ने, ऑन्कोजीन को स्टिमुलेट किया गया है। आखिर यहाँ पर डीएनए स्टिमुलेट कैसे हुआ, डीएनए का पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ, तो डीएनए एक्टिवेट कैसे हुआ, डीएनए का पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ। यहाँ पे किसने किया इसको पॉलीमराइजेशन, कोई ना कोई तो होगा फैक्टर जो पॉलीमराइज किया होगा। तो अच्छा, कोई फैक्टर है, लेकिन जब ट्यूमर जब हो जाता है और जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें वहां पे ये नहीं पता चलेगा कि किसने उसको एक्टिवेट किया सेल डिवीजन को। मान लीजिए रेडिएशन, कोई रेडिएशन से सेल डिवीजन स्टिमुलेट हुआ, क्या रेडिएशन पता चलेगा माइक्रोस्कोप में, रेडिएशन कहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो उसी तरह इसीलिए बोला गया इडियोपैथिक, मतलब ये कॉज क्या होगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम खोज करेंगे ट्यूमर का बायोप्सी करके या जिस मेथड से करेंगे वहां पे वो नहीं मिलेगी। जैसे एक बात बताते हैं, मलेरिया किसी को है तो मलेरिया अगर है तो उसका जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम का, या तो प्लाज्मोडियम हम माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा या उसका एंटीबॉडी दिखाई देगा। तो हम कहते हैं ना कि मलेरिया फीवर डेवलप बाय प्लाज्मोडियम। लेकिन यहाँ पर कोई केमिकल एजेंट से अगर बायोटिक स्टिमुलेट कर गया तो केमिकल मिलेगा नहीं, उसका काम था उसको स्टिमुलेट कर दिया। एक बार जब स्टिमुलेट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, अभी डिवीजन चालू हो गया। लेकिन डिवीजन जब हो गया, जो मास बन गया, अब उस मास को हम देखेंगे ना माइक्रोस्कोप में,
तो हमें वो केमिकल नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है, पहला बात क्या बोला जाता है, अननोन इटियोलॉजी या इडियोपैथी। चलिए अब बात चलते हैं हम लोग, कुछ फैक्टर है, कुछ उस कॉज के लिए कुछ फैक्टर है कि क्यों इस डीएनए को स्टिमुलेट करेगा। कोई ना कोई है ऐसा जो इसको डीएनए को स्टिमुलेट करेगा। कौन से हैं? सबसे पहला आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में आता है रिपीटेड ट्रॉमा। देखिए बार बार ट्रॉमा होने से, चोट लगने से साइटोकाइंस बनता है। साइटोकाइंस क्या होता है? एक तरह से डीएनए एक्टिवेटर होता है, डीएनए को स्टिमुलेट करता है। तो जितना ज्यादा चोट लगेगा, जितना ज्यादा वहां सेल इंजुरी होगी, बार बार वहां पर इंजुरी होगी, बार बार साइटोकाइंस बनेंगे। जितना ज्यादा साइटोकाइंस बनेगा, सेल उतना स्टिमुलेट होगी और उतना ही ज्यादा यहाँ पर डेथ डिवीजन बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है रिपीटेड ट्रॉमा। सेकेंड होता है, वहां पर सेकेंड कॉज होता है रेडिएशन। अगर कोई रेडिएशन एक्सपोज कर रहा है, रेडिएशन में क्या होती है, हाई वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन, जैसे माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ये सब ऐसे लाइट होता है ना, रेडिएशन होता है जो डीएनए को स्टिमुलेट करता है। और वही अगर एक्सरे आ जाएंगे, कॉस्मिक रे है, गामा रे है, हाई फ्रीक्वेंसी है, इससे कैंसर होता नहीं है। कैंसर किससे होती है? लो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से, हाई वेवलेंथ वाली लाइट से। तो हाई वेवलेंथ का लाइट इंफ्रारेड बता दिए, फिर उसके बाद माइक्रोवेव हो गया, रेड लाइट हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सबसे क्या होती है, स्टिमुलेशन होता है। अब चलिए अगला पॉइंट आते हैं, केमिकल एजेंट। कुछ केमिकल एजेंट होते हैं, जैसे डाई है, केमिकल एजेंट है, टोबैको है, स्मोकिंग है, ये सब क्या है ना, ऐसे केमिकल एजेंट होता है जो इस सभी डीएनए को स्टिमुलेट करता है। बहुत सारे डाई में देखते हैं, कलरफुल डाई जो होती है, वो सब क्या है ना, कार्सिनोजेन बोलते हैं उस सबको, कार्सिनोजेन है, कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये सब जो होता है डायरेक्ट डीएनए को स्टिमुलेट करता है। अगला आता है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में पहले वायरस, जैसे HLV ह्यूमन लिम्फोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, इसमें HLV, HPV, ये सब डायरेक्ट कार्सिनोजेन वायरस होते हैं। ये कैंसर को डायरेक्ट प्रोड्यूस करने वाला वायरस होता है। नेक्स्ट बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी स्टमक में कैंसर प्रोड्यूस करता है। एक बैक्टीरिया और भी होता है जिसको ट्रिपोनिया पैलिडम बोलते हैं, जो टंग में कैंसर प्रोड्यूस करता है, ये भी है बायोलॉजिकल एजेंट में। दूसरा आता है पैरासाइट में, एंटामिबा हिस्टोलिटिका, जो कि अमीबोमा प्रोड्यूस करता है, इसके कारण भी कैंसर होता है। नेक्स्ट अगला आता है हार्मोन। कुछ हार्मोन ऐसा होता है जैसे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन से ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर ये प्रोड्यूस होता है। HCG, HCG से क्या होती है, ट्रोफोब्लास्टिक कैंसर डेवलप होती है। इसके बाद प्रोलैक्टिन, इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर भी डेवलप होता है, ब्रेस्ट ट्यूमर भी डेवलप होती है। तो कुछ हार्मोन भी होती है ना जो कि कैंसर प्रोड्यूस करता है, वो ट्यूमर डेवलप करता है। कुछ आता है जीन, जैसे नेफ्रोब्लास्टोमा जीन, बीम्स ट्यूमर प्रोड्यूस करता है। रेटिनोब्लास्टोमा जीन, ये भी आपका क्या होता है, ट्यूमर प्रोड्यूस करता है। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं, ये जीन भी, कुछ जीन क्रोमोसोम 13 पे लोकेटेड होता है, 11 पे होता है, 17 पे होता है। ये सब पे जीन जो होती है, ये सब कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन कहा जाता है, ये सबसे भी कैंसर होता है। तो ये जो देखे ये सब क्या है ना, ट्यूमर प्रोड्यूस करने वाला ये सब फैक्टर है, ये सब कंडीशन है जिसके कारण ट्यूमर डेवलप करता है। लेकिन लास्टली वही बोलते हैं ना हम लोग कि पता नहीं चला कि किस वजह से ट्यूमर हुआ, लेकिन इसीलिए बताते हैं ना कि जब हम जांच करेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा कि ट्यूमर क्यों हुआ। तो ये था आपका ट्यूमर के बारे में कुछ फैक्टर, कुछ कॉजेज, मैकेनिज्म समझ में आपको आया। बाकी बातें हम फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।